जय हिंद। आज हम जानने वाले हैं मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यामिति। ज्यामिति जिसमें हम लोग आज जानेंगे त्रिभुज, वर्ग, आयत, घन, घनाभ, वृत्त, उसके बाद से गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, जितनी भी ज्यामिति के पार्ट्स होते हैं, महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं उनको जानेंगे, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को जानेंगे, जिससे आपको हर क्लास के साथ साथ आपका कंपटीशन एग्जाम में जब जाइएगा, या तो स्कॉलरशिप हो या नवोदय विद्यालय हो या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम भी होते हैं, उसमें भी ज्यामिति के क्वेश्चन भूमिका निभाते हैं, या नेवी एसएसआर हो या डबल ए इंटर के लिए, तो उसमें भी भूमिका निभाएंगे। आपके लिए मैथ का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो ज्योमेट्री होता है, उसको हम लोग एक ही वीडियो में कंसेप्ट क्लियर के साथ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप लोग की ज्योमेट्री की एक ही वीडियो में सभी जो जितने टॉपिक होते हैं उनका कंसेप्ट रूप से क्लियर हो सके। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमने लिया है त्रिभुज। हम जितने भी टॉपिक के नाम बोले हैं उस सब टॉपिक का हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने अक्सर क्लास 9 में हम लोग जितने भी पार्ट बोले उनको पार्ट को पढ़े हैं, रचना एवं बनावट को जाना है। क्लास 10 में पढ़े हैं, क्लास 11, 12 क्लास, ये सब पढ़ने के साथ साथ हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम में जब जाते हैं तभी इससे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन इस सूत्र के प्रयोग से बनने वाले होते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो हम लोग का है त्रिभुज में जानेंगे। देखिए, हम लोग का त्रिभुज पहले होता क्या है। तो त्रिभुज नाम से स्पष्ट है कि 3 भुजाओं से बना हुआ, 3 भुजाओं से बना है, जो या 3 कोणों से बना है, उससे हम लोग कहते हैं त्रिभुज, त्रिकोण। ठीक है। 4 भुजाओं से चतुर्भुज, 5 भुजाओं से बना हुआ आकृति क्या कहा जाएगा, पंचभुज। 6 भुजाओं से बना हुआ आकृति षष्ठभुज। 7 भुजाओं से बना हुआ आकृति सप्तभुज। 8 भुजाओं से बना हुआ आकृति अष्टभुज। उसी तरीका से त्रिभुज, जो कि हमने एक वीडियो में विकर्ण निकालना भी सीखा है, त्रिभुज निकालना है, उसका सूत्र भी सीखा है किस तरीके से विकर्ण निकाल सकते हैं। तो विकर्ण की भी चर्चा आने वाली है। तो मैथ का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक का प्लेलिस्ट है उससे भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वह हर एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पहले का समकोण कोण किसे कहते हैं, तो ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री का कोण हो। देखिए, तो समकोण त्रिभुज जो कि हम यहाँ पे समझाने के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो समकोण त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज, ये कोण हम लोग का एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। हम लोग ले सकते हैं ए बी सी, कोई भी ले सकते हैं। ये जो होता है बेस होता है आधार, उसके बाद से हम लोग का लंब, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, ये हम लोग का उसका कर्ण होता है। यानी हम लोग का आधार, लंब और कर्ण। ठीक है, यहाँ फिर लेते हैं आधार होता है, ये होता है लंब, यहाँ पे होता है कर्ण। ठीक है, आधार, लंब, कर्ण, इस पर भी जानेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये अगर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज दिए हो तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई सॉरी। उसी तरीके से त्रिभुज का आधार क्या होता है, जब क्षेत्रफल पाता है हम लोग का, तो क्या होता है क्षेत्रफल, मान लीजिए कि स्क्वायर एस बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, हाइट। ठीक है, तो उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं। यहाँ पर होता है 2 गुने क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आधार गुने ऊंचाई। अगर यहाँ से त्रिभुज के क्षेत्रफल से आपसे पूछ रहा है क्या आधार निकालिए, आधार यानी बी निकालने के लिए बोल रहा है, तो 2 गुने क्षेत्रफल बाटा ऊंचाई, क्योंकि देखिए एच आ जाएगा बाटा में, जो कि हमने गणित में इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर यहीं पे बी पूछता कि इसे एच पूछता इसका ऊंचाई, तो हम लोग क्या कर सकते थे, 2 गुने क्षेत्रफल बाटा आधार, इस तरीके से कर सकते थे। यानी एक आप सूत्र अपने माइंड में कंसेप्ट रूप से क्लियर कीजिए, 2 सूत्र उसी से निकलने वाले हैं। फिर देखिए क्या होता है कर्ण बराबर, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, जो हम लोग का ये कर्ण है, इसे आप जो हम लिखते जा रहे हैं उससे आप वीडियो पॉज कर तुरंत इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि वो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे, उसको समझाया जा रहा है वो फैक्ट्स होंगे, इन लोगों के सामने आप लोग यहाँ पे लिखते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे हम लोग का जो कर्ण होता है, कर्ण जो ऐसे हमने लिए हैं, डिनोट किए हैं ऐसी, यहाँ पे कोण के एकदम साइड में होता है हम लोग का आधार।
तो यहाँ पे जो कर्ण होता है वह अक्सर, यानी हम लोग कहते हैं इस तरीके से कि कर्ण स्क्वायर इसका जो जोड़ मानेंगे, इस भुजा का जोड़ यहाँ पे दिया होगा 3, यहाँ पे मान लीजिए 5, तो ये पूछेगा कि हमारा कर्ण क्या होगा, तो 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, 25 को 9 को जोड़ देंगे, ठीक है। या मान लीजिए कितना देगा, 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25। तो हम लोग का ये कर्ण खाली पूछा है तो रूट अंडर, और कर्ण स्क्वायर पूछा होता तो 25 हो जाता, और रूट अंडर 25 यानी 5 निकलता। इस दोनों से वो बड़ा ही होता है। देखिए जो कर्ण स्क्वायर होता है वह होता है हम लोग का लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि कर्ण बराबर तब क्या होता है, जब रूट में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि आधार बराबर क्या होगा, तो आधार बराबर ये देखिए कर्ण स्क्वायर, यहाँ से पहले तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर आधार पूछे हैं तो ये प्लस में क्या है लंब है, तो इधर आता है बराबर किधर आता है तो माइनस। अक्सर आप लोग जानते हैं बहुपद में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बराबर की इधर आता है, एक चर वाले राशि को इधर करते हैं तो हम लोग का माइनस हो जाता है, ठीक है, और इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, माइनस आता है तो प्लस, प्लस आता है तो माइनस, गुना में आता है तो भाग में आता है तो गुना में हो जाता है। तो यहाँ से इसी सूत्र से हम लोगों ने तीनों सूत्र को फॉलो करेंगे। देखिए तो यहाँ पे आधार पूछा है तो देखिए कर्ण में से लंब घटाएंगे तो आधार हो जाएगा, और आधार पूछा है तो स्क्वायर है तो रूट अंडर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब पूछा है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ तक ले तो क्लियर किए। अब देखिए समबाहु त्रिभुज ये पढ़ने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि सम क्या होता है वर्ड, यानी जिसकी अब भुजा के आधार पर जिसकी सभी भुजाएं समान होती है वैसी में होता है सम, ठीक है। और सम कोण मतलब जिसके सभी कोण समान होते हैं वही होता है सम कोण, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग चलते हैं इस टॉपिक पर, तो हम लोग इसके पढ़ेंगे कि त्रिभुज और इसके प्रकार, यानी ट्राइएंगल एंड टाइप ऑफ ट्राइएंगल, ठीक है। तो त्रिभुज के प्रकार जानेंगे किसके आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार जानेंगे। तो त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर दोस्तों जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ पे लिखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पूछा जाए कौन कौन तो बता दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज या इसे बोल सकते हैं सम त्रिबाहु जिसके तीनों भुजाओं समान हो। समबाहु बोल सकते हैं कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं की लंबाई क्या कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो समान हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। उसी तरीका से मान लीजिए इसका हम लोग चित्र देखते हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई ऐसा त्रिभुज देता है हम लोग का, ठीक है। और ये देखिए तीनों भुजाओं की अगर लंबाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा समबाहु या समत्रिबाहु त्रिभुज हो जाएगा। उसी तरीका से सेकंड कोण भुजा के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, लेकिन तीसरा इसमें भुजा बराबर नहीं होता है, यानी इसमें सिर्फ 2 समद्विबाहु यानी 2 भुजाएं क्या है बराबर है। यानी इसे परिभाषा लिख सकते हैं समद्विबाहु के कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। फिर उसी तरीका से मान लीजिए कि थर्ड होता है इसका प्रकार विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज को ध्यान से समझना है क्योंकि इसी त्रिभुज पर हम लोग का हीरोइन सूत्र जो निकला है, हीरो का सूत्र इसी त्रिभुज के निकला था क्योंकि क्षेत्रफल का इससे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में परेशानियां होती थी, इसी पर हम लोग जानेंगे आज इसको भी। तो विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की बोल सकते हैं किसी एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई से बराबर ना हो, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर नहीं होता है। जैसे देखिए विषमबाहु त्रिभुज मान लीजिए कि हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है, ऐसा त्रिभुज दे दिया यानी तीनों भुजाएं की लंबाई बराबर आपस में नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो हम कह सकते हैं कि कैसा त्रिभुज हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम लोगों ने भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों को जाना। अब हम लोग जानेंगे कि कोण के आधार पर
त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, कोण के विचार से त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। इसको भी समझिए कि कोण के विचार से त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला समकोण, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले समझेंगे कि समकोण किसे कहते हैं। आप लोग जो हमने पढ़ाया है 9वीं क्लास में कि समकोण, अधिकोण, न्यून कोण, ऋजुरेखीय कोण, पूर्ण कोण, प्रयुक्त कोण, सभी को पढ़ाए थे कोण को। तो समकोण जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें भी हो जाएगा कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का कोण हो। जैसे देखिए ये कैसा हो गया, समकोण यानी कोण में समान। फिर होता है न्यून कोण, न्यून कोण जिसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण जो त्रिभुज होता है, सेकंड में न्यून कोण त्रिभुज। आशा करते हैं कि आप लोग लिखते चल रहे होंगे क्योंकि आप लोग लेबोरियस स्टूडेंट है, मेहनती स्टूडेंट है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक बने रहने के बाद से आप लोग के ज्यामिति के सभी फॉर्मूले क्लियर हो जाने वाले हैं। देखिए जो हम लोग का है न्यून कोण, तो न्यून कोण हम लोग समझते हैं। तो आप लोग जानते हैं न्यून कोण ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होता था और समकोण, समकोण मतलब का 90 डिग्री से छोटा होता था, वही होता था हम लोग का न्यून कोण। तो हम लोग न्यून कोण को भी समझे कि न्यून कोण होता क्या था। तो न्यून कोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज हम लोग कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या हो, न्यून कोण हो यानी 90 डिग्री से छोटा चाहिए, वही हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, हम लोग का हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। उसी तरीके से मान लीजिए कि अधिकोण त्रिभुज, सी नंबर में अधिकोण त्रिभुज लिख लीजिएगा। अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण आप लोग समझे होंगे ऐसा कोण जो कि समकोण से बड़ा और बोल सकते हैं कि ऋजुरेखीय कोण से यानी स्वरेखीय कोण से छोटा हो। अर्थात समझिए मेरी बात को पुनः कि जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग कहते हैं अधिकोण। तो फिर अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी आपसे बात की जाए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो बात की जाए तो अधिकोण की तो लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज का कोण अधिकोण हो, एक कोण अधिकोण होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए अधिकोण त्रिभुज का आप लोग के एक कोण हमेशा अधिक होना चाहिए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दे दिया 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए कम से कम 30, यहाँ पे होना चाहिए 30। एक कोण कम से कम अधिक कोण होना चाहिए यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब हम लोग चलने वाले हैं त्रिभुज के मेन टॉपिक हीरो सूत्र पर। पहले जान लेते हैं अब यहाँ से कि समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल पूछेगा। तो याद रखिएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। और समबाहु त्रिभुज की परिमिति पूछेगा तो 3 गुने भुजा होता है। और त्रिभुज का परिमिति पूछेगा तीनों भुजाओं का योग होता है। और दोस्तों आप लोग एक स्टाइल लिख सकते हैं, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो और देखिए और भुजा निकालने की बात करता हूं तो क्या कर सकते हैं कि √अंडर क्षेत्रफल बाटा, देखिए क्योंकि दिया है इसके चल जाएगा √अंडर चल जाएगा क्योंकि वर्गमूल है, और देखिए 4/√3 हो जाएगा। इस बात को आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है। ध्यान तक क्लियर हुए। अब चलेंगे हीरोन के सूत्र पर। पहले समझ लेते हैं कि हीरोन का सूत्र होता क्या है। तो देखिए हीरो या हीरोन्स जो कि फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, तो जब किसी समझते हैं कि इसका हम लोग यूज कैसे किए, इसका प्रयोग हम लोग के मैथ में कैसे आया। तो जब किसी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसकी भुजाओं की लंबाई तो ज्ञात कर लेते हैं, उसकी लंबाई की जो ज्ञात की जा सकती है लंबाई वो आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। विषमबाहु जो त्रिभुज होते हैं उसके लंबाई को हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, परंतु जो उसकी ऊंचाई होती है, जैसे उसकी ऊंचाई होती है उसको हम लोग निकालने में कठिनाई होती है। जो विषमबाहु त्रिभुज होते हैं उसकी भुजाओं की लंबाई को हम लोग आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी ऊंचाई होती है उसको निकालने में हमें कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही हीरोन सूत्र का प्रयोग किया गया। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हीरोन सूत्र है उसको किसने दिया था, तो हीरोन ही व्यक्ति दिए थे। जैसे फahrenheit का खोज तो फahrenheit, सेल्सियस खोज सेल्सियस, शक्ति का जो मात्रक है जेम्स वाट, ठीक है, वाट ही कहते हैं उनके नाम पर। इसलिए इन्हीं के नाम पर आदर्श बनाए रखने के लिए ही इनके नाम पर ही सूत्र का रख दिया गया है नाम हीरोन सूत्र। जो कि हीरोन एक गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, जो कि अलेक्जेंड्रिया जो कि पड़ता है मिस्र में। लिख लीजिएगा कि हीरोन जो सूत्र है वह हीरोन नामक एक गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है, जो कि अलेक्जेंड्रिया, कहाँ है अलेक्जेंड्रिया,
तो मिस्र में है, जो कि अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है, जिनका जन्म हुआ था 10 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 10 ईसा पूर्व। ठीक है, हीरोन का जो जन्म हुआ था 10 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? तो अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया में हुआ था 10 ईसा पूर्व। लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी 75 ईसा पूर्व। आप लोग ईसा पूर्व तो समझते ही होंगे, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले 10 साल पहले ही, और 75 साल पहले जब उनका ईसा मसीह जन्म हुआ था, उनका 75 साल पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक समझ गए हम लोग। और देखिए क्या होता है कि चतुर्भुज में आप लोग समझते होंगे कि चतुर्भुज में कोई एक विकर्ण, देखिए खींचने पर, देखिए आप लोग को समझाते हैं। ये मान लीजिए कि चतुर्भुज देता है, ठीक है, चतुर्भुज में कोई एक विकर्ण हम लोग खींचते हैं, इसमें कितने त्रिभुज बन जाते हैं? 2 त्रिभुज बन जाते हैं। कितने त्रिभुज बन जाते हैं? 2 त्रिभुज बन जाते हैं। तो इस त्रिभुज के बन जाने के कारण से हम लोग भी यहाँ पर हीरोन सूत्र का प्रयोग करने लगते हैं, हीरोन सूत्र का प्रयोग करने लगते हैं। आप समझते हैं कि हीरोन सूत्र होता क्या है, तो समझिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र में, जो हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र में होता है, उसको हम लोग अब समझेंगे। तो देखिए जो हम लोग हीरोन सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ए बी सी हम लोग का भुजाएं दी होती है, उस भुजाएं के लिए एस निकालते हैं, इसे हम लोग हीरोन सूत्र कहते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 कहते हैं, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग बटा 2 करते हैं। उसके बाद से हम लोग का जो सूत्र निकलता है, उसके बाद से जो हम लोग का ये सूत्र निकलता है वह होता है हम लोग का रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, उसके बाद से एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सी तक होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ पे होता है एस माइनस सी, यानी रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसे हम लोग कहते हैं हीरोन का सूत्र, यानी हीरोन फॉर्मूला। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसके पर जान लेते हैं, जहां पर समझ रहे हैं एबीसी क्या है? त्रिभुज की भुजा है। इसके बाद से हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक वर्ग पर। टॉपिक हम लोग का है वर्ग। देखिए वर्ग जो है, वर्ग का क्षेत्र पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा गुना भुजा। पहले जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण का हो, ठीक है, और जो उसमें का विकर्ण हो, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो। यानी देखिए हम लोग का वर्ग इस तरह से बन सकता है, वर्ग जिसके सभी कोण आपस में बराबर हो, जिसके सभी कोण आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का बनना चाहिए, तो वही होता है वर्ग। अब वर्ग और आयत में हम आप लोग क्या करने वाले हैं, उसमें क्या कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, और किस प्रकार से बोर्ड में पूछे जाते हैं वो भी आप लोग जानिएगा। देखिए जो हम लोग का वर्ग होता है, उसके देखिए वर्ग के चारों भुजाएं बराबर हैं, और आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो करते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, इस तरह से लंबाई गुने चौड़ाई। अगर तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ भुजा दिया, यहाँ भुजा दिया, तो भुजा गुने भुजा कर लेते हैं, तो भुजा स्क्वायर उसका होता है। समझिए बात को, इसमें लंबाई गुने चौड़ाई होता है क्योंकि असमान होता है। यहाँ में वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा गुने भुजा, यानी बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर, ठीक है। और वर्ग नाम से स्पष्ट है वर्ग, तो वर्ग हम लोग मैथ में पढ़े स्क्वायर कि जब किसी संख्या को उसी संख्या में गुना कर देते हैं वही होता है हम लोग का वर्ग। तो देखिए तो वर्ग हो गया यानी भुजा गुने भुजा यानी भुजा स्क्वायर। अब देखिए वर्ग की भुजा बोला है, क्षेत्रफल से अगर क्षेत्रफल दे दिया हो 400 और पूछ रहा है कि भुजा तब कितना होगा, तो मान लीजिए ये भुजा स्क्वायर दिया है, आज क्षेत्रफल पूछा है, तो भुजा बराबर ये इसी सूत्र से क्षेत्रफल से निकाला जा रहा है, भुजा क्षेत्रफल वाला सूत्र से, तो स्क्वायर दिया है तो रूट अंडर चढ़ जाएगा 1 बटा क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो भुजा स्क्वायर और क्षेत्रफल आ जाएगा, तो भुजे की सेम ही आ जाएगा वर्ग। तो यहाँ भुजा और क्षेत्रफल से निकालना तो रूट अंडर क्षेत्रफल। अब वर्ग का परिमाप तो 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है तो 4 गुने भुजा। उसी तरीका से कि वर्ग का भुजा, तो देखिए परिमाप जब होता है 4 गुने भुजा, परिमाप जब होता है 4 गुने भुजा, तो भुजा पूछा है भुजा, तो परिमाप बटा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हम सिखा है कि गुना में तो क्या हो जाएगा बाटा में आ जाएगा। परिमाप से लिखा है तो 4 गुने भुजा होता है तो बाटा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा परिमाप बटा 4, ठीक है, परिमाप बटा 4। मान लीजिए कि परिमाप दिया होता है 48 और पूछता है कि भुजा ज्ञात कीजिए, तो 28 बटा 4, यानी हम लोग कहा जाता है 12,
12 चौका 48। और उसी तरीके से वर्ग का विकर्ण पूछा है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि दे देगा कि भुजा दिया है 5, ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि वर्ग का विकर्ण निकालिए, तो √2 गुने 5। अब उसी तरीके से कि मान लीजिए कि वर्ग का विकर्ण दिया है हम लोग का 4, क्या दिया है 4 दिया है। चलिए तो पूछ रहा है कि वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए, तो 4 बटा क्या करते हैं √2 करते हैं, चाहे 2 बटा √2 करते हैं। अगर वर्ग का विकर्ण दिया होता है 2, अब भुजा पूछ रहा है तो विकर्ण बटा क्या होता है √2 होता है। और ये भी देखिए ये भी आसान है, भुजा पूछा है विकर्ण से पूछा है, जब विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है तो भुजा क्या हो जाएगा विकर्ण बटा √2, ये गुना में बटा में आ जाएगा। यानी एक फॉर्मूला आपने माइंड में कंसेप्ट कीजिए, एक निकल जाएगा, एक कीजिए परिमाप तो भुजा निकल जाएगा, फिर विकर्ण कीजिए तो भुजा निकल जाएगा। और उसी तरीके से आयत प्राप्त है, तो देखिए आयत क्या होता है, तो जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, और समझिए कि ये जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, अब प्रत्येक जो विकर्ण होते हैं समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, और जो विकर्ण होते हैं जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं उस मोबाइल के इंच जो लंबाई नापी जाती है, चौड़ाई नापी जाती है, वह उसके आकार जो नापा जाता है साइज बोल सकते हैं, वह विकर्ण में ही डायगोनल में ही मापा जाता है, या टीवी हो या बोर्ड हो या कोई भी चीज हो, ठीक है। और विकर्ण भी हमने निकालना सिखा चुके हैं। तो देखिए हम लोग आयत की जाने और इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, क्या होती है आमने सामने की भुजा, इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे हमारे सामने आप है, ठीक है, तो हम आपस में बराबर हुए, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वही होता है आयत। आप समझेंगे कि देखिए आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है, तो समझते हैं बात को। पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर बात करता है, अगर देखिए इस तरह बना है, अगर इस तरह हो, अगर बात करता है, इससे पूछता है कि कितने क्या है वर्ग है, तो वर्ग पूछता है तो हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ से 7, यहाँ से 8, फिर एक पूरा होता है 9, उस तरीके से। या इसका ट्रिक भी होता है जो कि हमने पढ़ा चुके हैं। और देखिए ये तो अगर पूछता वर्ग तो 9 हो रहा था, लेकिन पूछता आयत, तो देखिए तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या समझने वाली है, कथन निष्कर्ष जिसे बोलते हैं सिलोजिज्म। देखिए तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को दिया जाता है कथन में कि क्या सभी वर्ग आयत होते हैं, तो जी हाँ सभी वर्ग आयत होते हैं। देखिए ये वर्ग है, ये आयत हो सकता है क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता है, जो सभी आयत होते हैं वो वर्ग नहीं हो सकते हैं। तो देखिए ये पूछता है कितने आयत है, तो वो हम लोग गिनते 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 8 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये यहाँ से 12, फिर यहाँ से 13, फिर ये होता 14। इस तरीका से हम लोग गिनते हैं। किस तरीका से, मान लीजिए कि हमने सिखाए थे ट्रिक के साथ, इस तरीके से त्रिभुज दिया हो, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कि हमने पाई दिया, आप बोल रहे हैं को त्रिभुज बनेगा 1 2 3 4, फिर यहाँ से 5, फिर यहाँ से 6, इस तरीके से बनेगा। हमने ट्रिक सिखाया था 1 2 3 4 कर दीजिए और जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 7 2 9 9 1 10 हो जाएगा। उस तरीके से इसमें भी होता है। अब चलेंगे आयत का परिमिति, तो आयत के परिमिति निकालेंगे पहले। तो आयत का देखिए परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का लंबाई होता है, अब देखिए जब यहाँ से होता है तो ये वाला सीखेंगे, ये भी अब याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, क्योंकि ये आपने माइंड में कंसेप्ट कर लिया कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, क्योंकि 4 गुने भुजा हुआ, जितने भुजा इनके समान है एक एक भुजा से कर दो, 4 बार में काय कहते। अब मान लीजिए यहाँ 5 दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है, तो 5 10 15 20, जो एक बार 20 आया। अदरवाइज क्या कर सकते थे, 5 गुने 4 करते हैं, क्योंकि 4 बार गुना करना है तो 5 के 20 ही आता। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया है, आयत में मान लीजिए कि ये आयत है, तो ये लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और ये चौड़ाई क्या है आपस में बराबर है, तो 2 गो लंबाई हुआ 2 गो चौड़ाई हुआ, तो 2 गो लंबाई प्लस 2 गो चौड़ाई, तो वही दो हो रहा है, तो कॉमन ले लिया है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइंड में भी करके याद किया था, ठीक है। उसके बाद से लंबाई बोला है ना, तो देखिए क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि परिमाप बराबर क्या दिया है, परिमाप बराबर दिया है, मान लीजिए कि 2 लंबाई 2 इंटू दिया है लंबाई प्लस चौड़ाई,
यानी 2 चौड़ाई है, 2 लंबाई है। अगर गुना किया जाए वितरण से बांटा जाए तो अगर हम पूछ रहे हैं लंबाई, तो लंबाई यानी परिमाप बटा, देखिए परिमाप बटा सॉरी परिमाप माइनस लंबाई पूछे ना, लंबाई बराबर मांग रहे हैं, लंबाई बराबर तो परिमाप माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 चौड़ाई। आशा करेंगे समझ लेंगे, 2 लंबाई 2 चौड़ाई, ना समझ लेंगे तो एक तो लेते हैं। देखिए इस तरीके से हो जाएगा परिमाप, परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, क्योंकि हमने वितरण नियम से क्या किए बांट लिए। आप देखिए हमने पूछा है लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए लंबाई ज्ञात कीजिए, तो परिमाप माइनस 2 क्या चाहिए चौड़ाई, 2 चौड़ाई। हमने 2 लंबाई को इधर लिए हैं, 2 लंबाई को कर लिए तो परिमाप माइनस 2 चौड़ाई इधर है तो हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा परिमाप माइनस 2 चौड़ाई बटा ये हो जाएगा 2 लंबाई बराबर, क्योंकि इससे गुना क्या है 2 है, जब गुना होता है तो आ जाता है बटा में। देखिए एकदम सेम किए हैं हमने, परिमाप बटा क्या लिखे हैं 2 लिखे हैं, और 2 चौड़ाई बटा को 2 लिखते हैं तो 2 क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। देखिए इसको बांटते हैं हम लोग, देखिए क्या करते हैं परिमाप बटा 2 माइनस 2 चौड़ाई बटा क्या 2, तो 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ चौड़ाई बचा। अदरवाइज पुनः समझिए कि अगर बाटा पर जोड़ करते हैं वहां पे तो क्या हो जाता, यहाँ पे हो जाता परिमाप माइनस 2 चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 2 1 लगता 1 होता है, बाटा यहाँ पे 2 तो 2 कम 2 तो परिमाप माइनस 2 चौड़ाई। किसी भी तरीका से आप लोग माइंड मैपिंग कर सकते हैं, उसी तरीका से आप लंबाई भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसके क्षेत्रफल पर, इसके क्षेत्रफल को समझेंगे। देखिए आयत का अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए जब लंबाई पूछा है तो क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा चौड़ाई, और जब चौड़ाई पूछा है क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा लंबाई। तो एक माइंड मैपिंग कीजिए, एक हम लोग का निकल रहा है, और आयत वर्ग से ही तुलना कीजिए, उससे आयत का विकर्ण, तो रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज की अब क्षेत्रफल पाते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज यानी आयत जैसा ही होता है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर हो रहा है, तो समांतर चतुर्भुज आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई एकदम सेम समान आयत जैसा ही होता है। अब देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अगर इसको दूसरा परिभाषा दिया जाए, सॉरी यहाँ पे अगर लिख सकता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, लिख लीजिएगा क्या लिख सकता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। देखिए यहाँ पर समझिए पहले कि क्यों विकर्णों का गुणनफल कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि चूंकि विकर्ण एक दूसरे को क्या कहते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ से समझेंगे। देखिए अब देखिए सम चतुर्भुज का परिमिति दिया है, परिमिति बोले तो परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुने भुजा, देखिए 4 गुने भुजा का है क्योंकि सम चतुर्भुज 4 भुजा समान है, इसलिए हमने ये वर्ग का तुलना किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा और सम चतुर्भुज वर्ग जैसा ही होता है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का जो गुने ऊंचाई, समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का जो गुने ऊंचाई, ठीक है। इस तरीका से या समचतुर्भुज क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं कि पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज बनता है एक आयत बनता है। या इस जो समचतुर्भुज है ना, इसी में हम लोग हीरोन सूत्र का भी क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, जो कि हमने हीरोन सूत्र को जाना था, जो कि अलेक्जेंड्रिया के निवासी थे हीरोन, उन्हीं के द्वारा दी गई थी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट ज्यामिति के टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वृत्त। वृत्त के मोस्ट इंपोर्टेंट जानेंगे, उसको घन घनाभ के फैक्ट जानेंगे, उसको महत्वपूर्ण सूत्र लाया जाएगा। देखिए जो वृत्त है हम लोग का, पहले वृत्त को समझते हैं। तो देखिए आप लोग को समझाने के लिए ही मान सकते हैं कि हम इस चित्र के बारे में बता दिए गए हैं कि क्या है, कौन है, चाप क्या है, त्रिज्यखंड क्या होती है, वृत्तखंड क्या होता है, उसके बाद से जीवा क्या होती है, सब समझा दिया गया है। देखिए कैसे कि मान लीजिए कि व्यास की बात करती है, तो जो एक छोर से दूसरे छोर दोनों बिंदुओं पर होते हैं, ठीक है। व्यास जो कि ए बी से हम लोग डी से डिवाइड कर रहे हैं, पूरा यहाँ से पूरा ये होता है हम लोग का व्यास। उसके बाद से अगर बात की जाए त्रिज्या, तो त्रिज्या जो कि वृत्त का मध्य बिंदु से जो उसकी होता है दूरी, वो होता है हम लोग त्रिज्या, जिसे हम लोग डिवाइड करते हैं आर से, रेडियस, ठीक है, आर से, जहाँ देखिए ओ ए और ओ बी होता है, ठीक है। और वृत्त का जो केंद्र होता है वह हम लोग का, इसे हम ओ से डिवाइड किए हैं। दिखा रहे हैं इसमें कि चित्र से हम लोग क्या क्या किस किस नाम से जानते हैं।
ताकि पहचानना इजी हो जाए। उसके बाद से अगर क्वेश्चन पूछता है कि चाप ज्ञात कीजिए, त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए, तो आपके लिए आसान होता है। मान लीजिए कि चाप पूछता है तो हम लोगों ने सिंबल देना है कि चाप का सिंबल इस तरह से होता है, इसलिए हमने सिंबल लिया है। तो चाप कौन सा होता है हम लोग का? पी क्यू, चाप का सिंबल पी क्यू। उसे जीवा देखिए हम लोग का ए बी, जो कि एक व्यास होता है। त्रिज्यखंड जो कि ओ पी क्यू है, त्रिज्यखंड ओ पी क्यू है। देखिए इसे खरबूजा में से इसमें से काटकर त्रिज्या जैसा लिखा जाता है, वैसा ही त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, आप देखिए वृत्तखंड हम लोग का है पी सी क्यू, वृत्तखंड पी सी क्यू, वृत्त का कटा हुआ भाग वृत्तखंड। अब उस तरह से अब चलते हैं मेन बात कि वृत्त का व्यास यानी देखिए एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, दो त्रिज्या यानी दो त्रिज्याओं का मिलाया होता है वृत्त का व्यास। ठीक है, यानी 2r। अगर वृत्त की मान लीजिए कि त्रिज्या क्या बोल रहे हैं, वृत्त का व्यास बोल रहे हैं 2r। अगर त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, व्यास बोल रहा है तो 2r यानी 2 गुने 5, 5 गुना के 10। उस तरह से त्रिज्या पूछ रहा है तो 2r/2 क्या कर देंगे, 2r/2। तो देखिए कैसे प्रूफ के साथ, अगर त्रिज्या दिया है और व्यास दिया है तो हम कर रहे हैं 2r/2 कर रहे हैं, तो 2 से कट गया तो त्रिज्या निकल गया, जो पूछ रहे वो आ गया, तो हम लोग का हो जाएगा। और उसी से परिधि होता है हम लोग का 2πr। तो देखिए जो यहाँ में पाई का मान होता है तो 22/7, जो कि एक प्रमेय संख्या होती है। और सिर्फ पाई पूछता है कि पाई क्या है, यह पाई क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमेय इसे बताते हैं अप्रमेय। लेकिन जैसे इसका मान देते हैं तो यह हो जाता है परिमेय। ठीक है, क्योंकि अब p/q के लिए में व्यक्त हो जा रहा है। अब जहाँ q = 0 है, अब देखिए जहाँ परिधि हो गया 2πr, अब परिधि दे दिया हो और परिधि से क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा हो, तो उससे भी निकलना आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, देखिए परिधि होता है 2πr, यहाँ पे हम लोग 2π करेंगे तो देखिए कैंसिल, तो r बच गया, यानी परिधि बटा 2r, यानी परिधि बटा व्यास करते हैं। अगर देखिए पूछता किस तरह से, हम क्या समझा रहे हैं, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन वृत्त का परिधि है, निम्नलिखित में से कौन वृत्त का त्रिज्यखंड का सूत्र है। चाहे बताइए कि x प्रतिशत बढ़ा दी जाए उसके क्षेत्रफल में तो कितना % की वृद्धि होगी, ये सब पूछता है आप लोग को एग्जाम में। देखिए तो 2πr/2π। अब उस तरीके से मान लीजिए इसका सेकंड नाम बोल सकता था बोल सकता था कि वृत्त के परिधि बटा 2π। ठीक है, यानी व्यास। अब फिर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल तो πr², क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr², और क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालना है। जब क्षेत्रफल बराबर हो रहा है πr², तो हमें तो त्रिज्या निकालना है इससे, तो क्या करेंगे, देखिए पर क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा पाई बराबर r²। तो यहाँ से हमें r निकालना है, जब स्क्वायर दिया है तो क्या हो जाएगा √अंडर क्षेत्रफल बटा पाई, √अंडर क्षेत्रफल बटा पाई। तो वही बताओ हमने लिखे हैं। सिर्फ माइंड में नहीं करना है, सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, सिर्फ समझा जाता है सूत्र को। ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने त्रिकोणमितीय को सूत्र को समझा है, जो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका था। अब देखिए अर्धवृत्त का परिमिति यानी परिमाप। तो देखिए अर्धवृत्त है, अभी इसका हमने परिधि मतलब परिमाण जाना 2πr होता है। इसमें देखिए r है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसको तोड़ा जाए तो यहाँ पे होता है πr + 2r। क्या होता है πr प्लस ये πr + 2r, इसमें का आधा, तो इसमें का आधा करेंगे तो 2 से कट जाएगा, और उसको से अर्धवृत्त जैसे हुआ यानी आधा वृत्त। तो देखिए आधा वृत्त कैसे हो जाएगा हम लोग का, इसको काटेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे तो हम लोग का 2 त्रिज्या हुआ, और उसका परिधि आपस से इसका परिधि होता है, वृत्त का परिधि था 2πr, इसका हम लोग आधा चाहिए तो 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ πr। देखिए हमने πr लिया, फिर इसका 2 इसमें 2 त्रिज्या होगा अर्धवृत्त में, तो हमने क्या लिया 2 त्रिज्या के लिए 2r लिया। तो उसी तरीके से समझ सकते हैं, यानी अर्धवृत्त का परिमिति बोले तो πr + 2r। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो πr²। अर्धवृत्त पूछा है तो क्या कर सकते थे कि πr² बटा 2, जो कि हमने किया है। उसके बाद से देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो πr² बटा 360। क्या होता है πr² बटा 360। यहाँ से ये जो सूत्र है आप लोग को समझ कर भी रखना चाहिए, ताकि आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट इससे आता है क्वेश्चन। अब देखिए मान लीजिए कि r दे देगा, थीटा का मान दे देगा, अब पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड देखिए हम बताए हैं कि यहाँ पे होता है OPQ, उसका बोला है परिमिति यानी परिमाप निकालना होगा। तो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर इसको तोड़े तो इस तरीके से तोड़ सकता है,
यहाँ से दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि r इंटू क्या हो सकता है, r इंटू पाई थीटा बटा 180 और बाटा पर जो कर रहे हैं तो 360। अगर इसको तोड़े और यहाँ पे हो जा रहा है पाई r थीटा बटा ये पूरा का ना ये प्लस कितना हो जा रहा है 18,360 बाटा 180 और इसको अगर इसको डिवाइड करते करते यहाँ पर होता पाई या थीटा बटा ये तो एक हुआ। ये एक ऐसा तरीका हुआ। एक नेक्स्ट तरीका इसको हो सकता था, इसको कभी दे सकता है ऑप्शन में कि पाई यहाँ पे दे सकता है आर गुना के लिए पाई लिखिए पाई आर थीटा बटा 180 प्लस 2r। यानी देखिए हम लोगों ने जाना कि पाई आर थीटा, देखिए यहाँ पे जो दिया है यानी चाप की लंबाई, देखिए जो चाप की लंबाई और इसके जो दो त्रिज्या है, ये त्रिज्या ये क्या है मिलाकर हम लोग का त्रिज्यखंड के परिमिति निकाल सकते हैं। और दोस्तों एक बात और कि देखिए वृत्त के केंद्र से देखिए बाह्य जो देखिए वृत्त के ये वृत्त हो गया, इसके केंद्र हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर बाहरी रेखा इस वृत्त के परिधि से जाती है तो केंद्र से डालेंगे लंब, ठीक है। केंद्र से डालेंगे लंब तो होबे करता है और उसके सबसे न्यूनतम दूरी पर होता है। और जैसे जैसे इसके बाएं या दाएं तरफ बढ़ते हैं इसकी जो त्रिज्या की लंबाई होती है वह बढ़ती जाती है। ये भी बात को ध्यान देना है, ठीक है। पूछेगा न्यूनतम दूरी कहाँ से होती है तो जब डाला गया लंब होता है। अब देखिए चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180 की है। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 पाई से बटा 2 sin 86 निकालते हैं। और वृत्तखंड का परिधि एल जो पाई आर थीटा जो कि चाप की लंबाई और एल यानी जीवा की लंबाई। अगर देखिए एल जो हम लोग का जीवा की लंबाई दिया है जिसे कह रहे हैं ए बी यानी 2r भी लिख सकते हैं, 2r प्लस पाई आर थीटा बटा 180 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। देखिए इसको कैसे कर सकते थे 2r प्लस पाई आर थीटा बटा 180 जहाँ एल क्या है जीवा की लंबाई, जीवा बोले तो ए बी में को आर है, दो आर है यानी दो त्रिज्या है तो 2r प्लस पाई आर थीटा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का समझना। और देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग को नेवी हो, एयरफोर्स हो या अन्य एग्जाम हो उसे पूछते हैं। देखिए कि वृत्त की त्रिज्या में x% की वृद्धि कर दिया जाए तो सूत्र बताइए। मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या में 10% क्या कर जा रही है वृद्धि कर दी जा रही है, ठीक है। तो उसका बताना है कि उसकी त्रिज्या में वृद्धि कर दी जा रही है तो उसका क्षेत्रफल बताना है कि प्रतिशत कितना होता है, वृद्धि कितनी होती है उसमें वृद्धि। तो देखिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 हमने जो लिखा है तो 2x x पे क्या 10 प्लस 10 के स्क्वायर बटा 100। देखिए तो 2 गुने 10 यानी 20, यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 10 के स्क्वायर कितना होता है 100 बटा 100 यानी 1, ठीक है। यानी 21% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। और कमी पूछता तो माइनस देते और 19% की कमी हो जाती, ठीक है। अगर 19% की कमी देता त्रिज्या में तो। अब उसी तरीके से आप लोग कमी बेसी वाला सूत्रों को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अब हम चल रहे हैं घन और घनापा। घन जानते हैं तो देखिए जिनके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक समान होते हैं उन्हें कहा जाता है घन, ठीक है। और घन और घना में अंतर देखिए आपसे दिया है 5 नंबर में कि घन में 6 फलक एक समान वर्गाकार होते हैं। कैसे होते हैं ये वर्गाकार होता है, घनाकार होता है, ठीक है। और देखिए घन की बात आती है तो घन किसे कहते हैं तो जब किसी संख्या को मैथ में स्वयं से तिगुना से 3 बार, मान लीजिए कि 5 का घन निकालना है, क्या निकालना है 5 का घन तो 5 गुने 5 यानी स्वयं में 3 बार गुना किए, यही होता है घन। तो उससे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुने भुजा यानी भुजा क्यों करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो जिनके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक समान होते हैं यानी ये वर्गाकार होते हैं। घन में 6 फलक एक समान वर्गाकार होते हैं जबकि घनाभ में आमने सामने के फलक एक समान आयताकार होते हैं यानी घनाभ जो होता है वो आयताकार होता है। जैसे आप लोग घर देखे होंगे किसी का या अपने ही घर जिस रूम में पढ़ रहे हैं या तो घनाभाकार होगा या घनाकार होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कि घन वाला है कि घनाभ वाला है। देखिए घनाभ में जिनके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यह होता है कि घन और घनाभ में कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। घन और घनाभ में 6 फलक होते हैं। उसके बाद से घन और घनाभ में 12 किनारे होते हैं। पूछता है कि घन में फलकों की संख्या कितनी होती है 6, फलक बोले तो सतह 6 को सतह से 1
दो, सॉरी दो दो चार, चार हो गया, एक नीचे 5 ऊपर 6। मान लीजिए कि रूम है, 1 2 3 4, ऊपर 5 नीचे 6। उसी से पूछता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं संदूक वाले में। ठीक है, तो देखिए, तो याद रखिएगा, ये हमारा सूत्र याद रखिएगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोला है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने सिर्फ ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये तो याद रखना है। ठीक है, और घन में पूछेगा किनारे कितने होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। जब गिनेगा ना काउंटिंग कीजिएगा तो 12 किनारे होते हैं। विकर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो विकर्ण निकालना तो आसान होता है, यहाँ से यहाँ निकलेगा। ठीक है, उसी तरह से विकर्ण निकालना आप लोग के लिए तो आप लोग सीखे होंगे, निकाल सकते हैं। 4 विकर्ण होते हैं। उसके बाद से कितने शीर्ष होते हैं, शीर्षों की संख्या होती है इनमें 8। शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसके बाद से देखिए ये 4 फैक्ट्स हुए जाने। इसके बाद से हम लोग इन दोनों का सूत्र और इम्पोर्टेंट और ज्यामिति, जो ज्यामिति होते हैं उनके और फैक्ट्स जानने वाले हैं। घन और घनाभ के थ्योरी पर जान चुके हैं। घन और घनाभ जानेंगे कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अगर देखिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी उसके चारों 6 फलक की बात की जा रही है। कितनी, 6 फलक की बात की जा रही है, तो ये बोला जाता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। उसी से 5 पृष्ठ क्षेत्रफल, सिर्फ 5 यानी उसके ऊपर और नीचे के नहीं ले रहा है, 4 फलक ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब घन का आयतन भुजा की, क्योंकि हमने बताया घन वाले परिभाषा से। ठीक है, उस पर से घन की भुजा जब आयतन दिया है तो हम लोग देखिए समझिए कि मान लीजिए घन का आयतन दिया होगा 125 सेंटीमीटर। इसका पूछता होगा कि हमें निकालिएगा चीज इसका भुजा, तो हम लोग क्या करते हैं 125 का घनमूल निकालते हैं। और घनमूल आप लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड तरीके से, एक आप लोग गुणनखंड तरीके से निकालना और एक भाज्य विधि द्वारा निकालते हैं। देखिए जो गुणनखंड तरीके से निकालेंगे, इसमें जब गुणनखंड तरीके से निकालेंगे तो 5 से तो 25 बार में, 5 से तो फिर 5 बार में, ये जो 3 में 5 आता है उसके बदले में 1 5 हम लोग लिखते हैं। किस तरह से वर्ग में कि 2 2 का 1 लेते हैं, इसमें 3 3 समूह का हम लोग 1 लेते हैं। तो इस तरीके से अगर देखिए क्योंकि यहाँ पे आयतन दिया है भुजा की, तो यहाँ पे उसका घनमूल निकाल देना है। अब देखिए घन का विकर्ण कर रहा है तो √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा होता है। और अगर ये वर्ग का बात करता था तो √2 गुने भुजा। अब भुजा बोल रहा है तो देखिए जो भुजा बोला है तो विकर्ण बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, विकर्ण बटा √3 हो जाएगा। और उसी से घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। क्योंकि आयत का विकर्ण क्या होता था, देखिए घन को वर्ग से तुलना करना है, कंपैरिजन करना है, और आयत को किससे तुलना कर देना है, घनाभ को आयत से तुलना करना है, सिर्फ इसमें ऊंचाई लगा देना। ठीक है, और उसमें एक और भुजा ऐड करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √L स्क्वायर जो B स्क्वायर जो H स्क्वायर, ठीक है, और उसमें होता था L स्क्वायर जो B स्क्वायर। घनाभ का 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद से इसका घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे कुल चाहिए तो पहले देखिए आयत का कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो उससे से कुल चाहिए तो इसको 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। उससे से घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आयतन। ठीक है, अगर देखिए धारिता की बात करता है कोई भी कि धारिता ज्ञात कीजिए तो हम लोग हमेशा आयतन निकालते हैं। ठीक है, आयतन निकालते हैं। और उसी से घनाभ की लंबाई बोल रहा है और आयतन दे दिया गया हो तो क्या करेंगे, जब लंबाई बोल रहा है, लंबाई निकालने के लिए आयतन दिया है, इस दोनों क्या करेंगे बाटा में अब लेके चल जाएंगे, क्योंकि गुना में तो चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा इस तरह से v बराबर लंबाई बोला है तो लंबाई को छोड़कर b गुने h, अब इस तरह से चौड़ाई बोला है तो v बराबर वैल्यू बड़ा क्या हो जाएगा L गुने h। अब देखिए फिर v बराबर यहाँ पे ऊंचाई बोला है तो L गुने हम लोग का हो जाएगा b, लंबाई गुने चौड़ाई। इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस घन घनाभ को जान सकते हैं। और देखिए घन घनाभ में भी एक आता है बात कि अगर मान लीजिए कि कोई ढक्कनदार इस तरह से है घन घनाभ में, ठीक है, और ये संदूक है, इसमें बोला जा रहा है कि यदि इसकी जो संदूक ढक्कनदार है, जो मान सकते हैं कि जो बक्सा होता है जिसे बोलते हैं हम लोग संदूक, तो वो बक्सा जो पेटी बोलते हैं उसको ढकने वाला हो, ढक्कनदार हो, और ढक्कन ना हो कभी या ढक्कन हो, तो उसका बोल रहा है कि भीतरी लंबाई
तो इस देखिए, जब भीतरी लंबाई की बात करिए, भीतरी चौड़ाई की बात करिए, भीतरी ऊंचाई की बात करें, ठीक है, जब ढक्कन हो, जब ढक्कन लग रहा हो, ढक्कन टूटा नहीं हो, यानी इधर इधर नीचे हो और ढक्कन लग रहा हो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, भीतरी लंबाई बराबर तो बाहरी लंबाई -2 गुने मोटाई। देखिए भीतरी बोल रहे हैं तो भीतरी जब बोलेंगे तो माइनस लगा देंगे, और जब बाहरी बोलेंगे तो तो हम लोग कर देते हैं प्लस। भीतरी लंबाई पूछ रहे हैं तो हमेशा माइनस लगेगा, और बाहरी लंबाई बोल लेंगे तो हमेशा प्लस लगेगा। अगर ढक्कनदार हो तो मतलब ढक्कन उसमें हो तो बाहरी लंबाई -2 गुने मोटाई, और उसके से भीतरी चौड़ाई पूछ रहा है तो बाहरी चौड़ाई -2 गुने मोटाई। फिर भीतरी ऊंचाई पूछ रहा है, जो हम पूछ रहे हैं तो लेंगे बाहरी ऊंचाई -2 गुने मोटाई। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड में हो कि यदि संदूक बिना ढक्कनदार के हो, तो फिर पूछ रहा है कि भीतरी लंबाई बराबर बाहरी लंबाई -2 गुने मोटाई, फिर भीतरी चौड़ाई बराबर बाहरी चौड़ाई -2 गुने मोटाई, फिर भीतरी ऊंचाई बराबर बाहरी ऊंचाई माइनस मोटाई। ठीक है, अब यदि संदूक ढक्कनदार हो लेकिन आपसे बाहरी लंबाई पूछ रहा है तो जो अभी बोले हैं उसी को सिर्फ प्लस प्लस कर देना है, यानी भीतरी लंबाई +2 गुने मोटाई, और बाहरी चौड़ाई पूछा है तो भीतरी चौड़ाई +2 गुने मोटाई, फिर बाहरी ऊंचाई पूछा है तो भीतरी ऊंचाई +2 गुने मोटाई। इस तरीका से आप लोग फिर पूछा है कि यदि संदूक बिना ढक्कन का हो, ठीक है, तो बाहरी लंबाई पूछा है तो भीतरी लंबाई +2 गुने मोटाई कर सकते हैं। सब ये तीनों जितने भी सूत्र हैं आप लोग को जो बुक है उसमें दिखाई दे रहे होंगे, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक बेलन। किस टॉपिक पर? बेलन पर। तो बेलन पहले जानते हैं कि बेलन होता क्या है। तो देखिए आप लोग के सामने भी परिभाषा लिख दिया गया है कि बेलन एक ऐसा ठोस आकृति होता है जिसमें 3 सतहें होती है। बेलन में कितनी सतह होती है? 3 सतह होती है, जिसमें से 2 सतह देखिए, नीचे वाला और ऊपर वाला क्या होता है? वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है। और एक सतह बोल सकते हैं हम लोग का समतल होता है, आधार होता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कि ये एक हो गया आधार, ठीक है, ये हो गया आधार। ये मान लीजिए कि बक्सा बना रहे हैं, ड्रम बना रहे हैं, कुछ भी चीज बना रहे हैं, तो इसको हम लोग, ये भी तो बेलनाकार का ही रूप है। कैसा है? बेलनाकार का ही रूप है। तो देखिए ये भी हम लोग का है, तो इसको क्या करते हैं? आधार होता है। तो ड्रम बनाना होता है तो इस तरह से उसको पतरवा को क्या करता है लोग, एल्युमिनियम वाला या टीन वाला पत्थर किस तरह से मोड़कर बनाया जाता है। तो यही होता है हम लोग का बेलनकार। उसके बाद से यहाँ पर ढक्कन होता है, यहाँ पर भी ढक्कन होता है उसमें, तो वह होता है हम लोग का वृत्त वाला आधार। तो ये देखिए संपूर्ण, खोखला, ये सब बेलनों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेलन समझे, उसके बाद से समझते हैं। यानी बेलन क्या होता है? बेलन में 2 सतहें होती है, जिसमें से एक समान होता है, समान आधार वाला होता है, और 2 वृत्ताकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं पहले बेलन की। तो बोल सकते हैं कि वृत्तीय बेलन। तो देखिए वृत्तीय बेलन यानी लंब वृत्तीय बेलन। तो कह सकते हैं कि जब किसी वृत्तीय बेलन के वृत्ताकार सतहों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा वृत्तीय परिच्छेद पर लंबवत हो तो वह बेलन लंब वृत्तीय बेलन कहलाती है। यानी वृत्तीय बेलन एक ऐसा बेलन होता है जिसका पार्श्व सतह वक्र हो और दोनों सतहें वृत्ताकार या वृत्ताकार होते हैं, वही होता है हम लोग का वृत्तीय गोला। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी वक्र यानी आधा के पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है। आधा यानी देखिए इसको ऊंचाई दिया है, और देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है। इसकी हम परिधि से निकाल रहे हैं वृत्त की, यानी दोनों के त्रिज्या से, और ऊंचाई हम लोग कर ले रहे हैं। उस तरीके से भी हो सकता है। और देखिए इसमें हम लोग का एक बेलन, यहाँ पे हम लोग लेंगे r, ठीक है, ये होता है h, और ये जो त्रिज्या होती है, दोनों त्रिज्या, इसके जो ये रेखा होते हैं, ये होता है हम लोग का बेलन अक्ष। क्या होता है? बेलन का अक्ष होता है। यहाँ पे होता है हम लोग का बेलन का अक्ष, बेलन का अक्ष, यानी वृत्ताकार सतहों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को बेलन का अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ बोलता है तो बेलन के वक्रीय सतह को बेलन का वक्र पृष्ठ कहा जाता है। और पूर्ण पृष्ठ यानी बेलन के तीनों सतह को, अगर पूर्ण यानी संपूर्ण बोले या सम बेलन बोले, बात सबसे में, तो सम बेलन यानी तीनों सतह को, यानी ये इस वाले सतह को भी, ये वाला सतह को भी मिला रहा है, जो पत्थर है इधर वाला और इधर वाला, तीनों सतह को मिला रहा है, तो वही हो जाएगा हम लोग का कौन सा? तो संपूर्ण। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सिर्फ इसमें वक्रीय पृष्ठ ही ले,
ठीक है, और दोनों वृत्त का न ले तो वही होता है हम लोग का वर्कपीस क्षेत्रफल। तो ये आप लोग अब समझ चुके होंगे। अब देखिए आधार का क्षेत्र पूछा है, आधार क्या ऐसा है, वृत्तकार है, तो वृत्त का क्षेत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पूछा है। आधार का परिधि पूछा है, परिमिति मतलब परिधि, सॉरी परिमापन, तो 2 पाई आर होता है, क्योंकि सब सेम वृत्त है तो वृत्त की तुलना करेंगे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन देखेंगे तो पहले वृत्त का आयतन समझेंगे। वृत्त का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता था। इसमें क्या खाली जुटा है, एच जुटा है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब देखिए खोखले बेलन का आयतन, यानी अंदर वाले आयतन निकालेंगे, तो अंदर वाला आयतन निकालेंगे क्या करेंगे, तो देखिए तो बाहरी वाला आयतन मान लीजिए क्या करेंगे, बाहरी वाला आयतन पाई आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, मान लीजिए कैपिटल आर स्क्वायर एच, उसमें से अंदर वाले मान लीजिए क्या खोखले बेलन है, ये मान लीजिए कोई मोटरकार है एकदम, और बीचवा में क्या चाहिए हमें, खोखला बेलनाकार का आयतन चाहिए, तो ये बाहरी वाला घटा दीजिएगा और अंदर वाले का जो त्रिज्या होगा उसका घटा दीजिएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये बेलनाकार है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से ठीक ऐसा ऐसा बना रहे हैं ऐसा, और फिर हम लोग का ऐसा है वो, ठीक है, यानी ऐसा और ऐसा हम लोग का है। तो ये इसका खरे आयतन पूछा है, तो जिसका बाहरिया वाला की यहाँ से त्रिज्या होगा इसका, और अंदर वाला त्रिज्या, दोनों को घटा देंगे तो बीच वाला बच कर निकल जाएगा। उसी से पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा पाई स्मॉल आर के स्क्वायर एच, तो उसी को बोला है पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों में कॉमन हो रहा है। फिर 7 नंबर कि खोखले बेलन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, खोखले बेलन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो देखिए पाई आर स्क्वायर सिर्फ और पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र मांगा है, यानी धार का क्षेत्रफल 12 में से बाहरी वाला में से अंदर वाला घटा देंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर दोनों में पाई कॉमन है तो हमने पाई कॉमन ले लिए हैं। उसके बाद से अगर देखिए पूछता है कि बेलन की धारता ज्ञात कीजिए, तो धारता जहां जी बात करें, धारता की बात आए तो हम लोग क्या करते हैं, उससे समय तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयतन निकालते हैं। क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। अगर देखिए अब हम लोग चलते हैं शंकु, किस पर, शंकु पर चलते हैं। देखिए जो शंकु है हम लोग का, वह शंकु आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कैसा शंकु होता है। इस हम लोग देखिए पेंसिल सिलते हैं, जो पेंसिलवा का नोकिया होता है देखिए शंकु का आकार जैसा होता है, या जो बर्थडे गिफ्ट में करते हैं जो टोपी पहनते हैं वो भी हम लोग का शंकु का आकार का जैसा होता है। या समझाए थे यहाँ पे देखिए शंकु आकार कैसे हो जाता है। मान लीजिए कि ये है, ये हो गया, ये देखिए ये कैसा हो गया, शंकु का आकार जैसा हो गया, यानी इस पर होता है। और ये हम लोग नहीं जिससे कोई जाता है पर्वतरोही जाते हैं लोग, तो वो भी लोग ऐसा जिसे बोलते हैं हम लोग नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो लगाते हैं, उसके बाद से फौज लगाते हैं और अपना ड्रेस कर रहता है कुछ दिनों के लिए। देखिए तो वही बोला है कि कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर, जो लंब है उसके स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करे उससे हम लोग लंब वृत्तीय शंकु या सिर्फ शंकु कहते हैं। इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। शंकु में जो ये होता है हम लोग का, देखिए जो समझा रहे हैं आप लोगों को, यहाँ से मान लीजिए कि हमने शंकु बनाया था इस तरीका से, तो यहाँ से आप समझेंगे। देखिए तो ये देखिए यहाँ से जो इसका बीच वाला इसका ऊंचाई है, बीच वाला क्या है, ये कितना ऊंचाई पर वो बना है। उसके बाद से ये जो है हम लोग का, यह है तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ से हम लोग का होता है आधार। तो यहाँ तक आपने समझा। अब जानेंगे शंकु का वक्रपीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु का वक्रपीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, उसे से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण यानी इसके जो होता है ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या सभी शामिल हो, यानी पाई आर एल प्लस एल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो शंकु का वक्रपीय क्षेत्रफल होता है हम लोग कह सकते हैं इसके जो त्रिज्या खंड हम लोग जो पढ़े थे वृत्त वाला में उसी से संबंधित है। ठीक है, जो त्रिज्या खंड वहां पे हम समझाए थे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा तेज चल रहे हैं। शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार का क्षेत्रफल यानी एकदम वृत्त जैसा हो गया तो पाई आर स्क्वायर, और शंकु का आधार का परिधि फिर वृत्त जैसा है तो 2 पाई आर। शंकु का आयतन, देखिए ये पूछता है कि शंकु का आयतन और बेलन के आयतन में क्या संबंध होता है, किस तरीका से, कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या संबंध होता है। तो हम लोग कहते हैं पी स्क्वायर यानी संवेग के स्क्वायर बटा 2m यानी 2 गुने द्रव्यमान, ताकि दोनों का संबंध हम लोग का एक समान रहता है। उसी तरीका से इसमें क्या होता है कि जो बेलन का आयतन होता है वह
उसके एक तिहाई होता है हम लोग का शंकु का आयतन। देखिए बेलन का आयतन पाई स्क्वायर स्क्वायर, उसके 1/3 से भाग दिए तो ये पाई स्क्वायर बच्चा 1/3 होता है। उसे शंकु का तिर्यक लंबाई, तो देखिए जैसे हम लोगों ने समकोण में पढ़ा था कि कर्ण स्क्वायर और क्या होता है, तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, उसी तरीके से यहाँ पे हो गया है बुझे कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। आधार के लिए आर, लंब के लिए एच हमने, और तिर्यक ऊंचाई इससे कर्ण के लिए एल लिए हैं। वहां से आप लोग इसको माइंड मैपिंग कर सकते हैं। अगर तिर्यक लंबाई एल पूछा है तो एल पूछ निकालने के लिए इसको प्लस करते थे, और ऊंचाई पूछा एच निकालने के तो एल में से आर घटाएंगे, और त्रिज्या पूछा है तो एल में से एच घटाएंगे। इस तरीके से हम लोग अब जान गए। इसके बाद से छिनक शंकु, इसके बाद से अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, शंकु के छिनक। देखिए शंकु के छिनक यानी शंकु के छिनक बाल्टी के आकार जैसा हमने बनाया है। तो शंकु के छिनक आयतन पूछे तो 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, यानी एक बाहरी त्रिज्या एक आंतरिक त्रिज्या और स्मॉल आर गुने यानी बाहरी त्रिज्या गुने स्मॉल आर त्रिज्या। शंकु के पार्श्व क्षेत्र पूछे तो पाई बाहरी त्रिज्या जो अंदर आंतरिक त्रिज्या इंटू उसकी तिर्यक लंबाई, उसको से शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो आप लोग कर सकते हैं पाई तिर्यक ऊंचाई तिर्यक लंबाई गुने बाहरी त्रिज्या जो आंतरिक त्रिज्या, फिर पाई आर स्क्वायर क्योंकि उसका क्या है वृत्त का आधार है, फिर पाई और यहाँ पे नीचे वाला यानी एक बड़ा बाहरी वाला एक आंतरिक वाला, फिर तिर्यक ऊंचाई पूछे एल बोला निकालने के लिए तो एच स्क्वायर, और ये बाहरी का जो बाहरी त्रिज्या दिया गया उसका स्क्वायर कर इसका आंतरिक त्रिज्या कर घटा देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का गोला। देखिए इसमें बात करते हैं गोला की। तो गोला पहले किसे कहते हैं, तो देखिए यदि एक ठोस किसी का, देखिए गोला किसे कहते हैं, तो यदि एक ठोस किसी वक्र तल से घिरा हो तथा वक्र तल ऐसा हो कि उस पर का प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो तो वह ठोस गोला कहलाता है। जैसे समझ लेते हैं गोला की, जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, गेंदा खेलते हैं, गोली खेलते हैं, इसे बोलते हैं कांच, वो सब क्या है गोला का एक रूप है। इस पर रेखा खींचा जाए ना एक समान दूरी पर तो ये सभी रेखाएं समान होती है, एक समान रेखा ही होती है। अब देखिए गोला का बोला है वृत्त क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल से क्या होता है 4 गुना होता है यानी 4 पाई आर स्क्वायर। और गोला का आयतन पूछता है तो 4/3 पाई आर क्यूब करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब करते हैं। और देखिए गोला का व्यास पूछा है ना, तो जब व्यास निकाल लीजिएगा तो त्रिज्या निकालना आपके लिए आसान है। तो व्यास पूछा है तो क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं, कैसे और इसे भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल से निकालना हो तो लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल यहाँ व्यास निकालना है तो हमें 2r चाहिए, क्या चाहिए 2r चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ले जाएंगे इसको क्षेत्रफल बटा क्या कर देंगे 4 पाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ हमें r स्क्वायर प्राप्त हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ r स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल लेंगे r निकालने के लिए क्षेत्रफल बटा यहाँ पे करेंगे 4 पाई, हमें चाहिए 2r। जब r हो गया तो यहाँ पे 2r निकालने के लिए फिर यहाँ से अगर हम इसमें दोनों की ओर 2 से गुना करते हैं तब वो हम लोग का क्या हो जाएगा निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। उस तरीका से ही आप लोग माइंड मैपिंग कर आसानी से निकालिएगा, सभी किसी का आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद से देखिए हम लोग का क्या होता है कि गोलाकार छिलके का आयतन देता है। छिलका है मान लीजिए कि इसमें गोलाकार पर छिलका किसे कहते हैं ये समझना होगा। तो यह एक क्या होता है खोखला गोला होता है जिसके बाहरी और भीतरी तल दोनों गोलाकार होते हैं, ये दोनों तल एक केंद्रीय होते हैं। तो जैसे देखिए समझ सकते हैं कटोरा की एग्जाम्पल लेके कि ये मोटा कटोरा है तो ये बाहरी वाला तल अंदर वाला तल और बीच वाला का हमारा क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे 4/पाई और बाहरी की त्रिज्या माइनस स्मॉल यानी आंतरिक की त्रिज्या घटा दीजिएगा तो बीच वाला। अगर धातु की बात की जाए तो बीच वाले धातु का ढांचा निकालना हो तो उसी के आयतन के क्या होता है बराबर होता है। अगर देखिए अर्धगोला की बात की जाए, हमने ये कटोरा का एग्जाम्पल लिया था कि ये वाले का आयतन निकालना है, ये वाला का आयतन निकाल लीजिए और तो बाहरी वाले आयतन को और अंदर वाले आयतन से घटा दीजिए, उससे भी निकल जाएगा। किस तरीके से हम लोग गाय बांधकर एक गोलाकार रूप से चलाते हैं वृत्ताकार रूप से चलती है तो उस तरीके से हम लोग निकालते हैं, उसका भी क्वेश्चन ज्यामिति में आता है। और ये सूत्र के बाद से हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अर्धगोला का वक्रपीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्रपीय क्षेत्रफल होता है हम लोग का
2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोला है। और देखिए वृत्त का होता है पाई स्क्वायर, ये 2 गो तो 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का तल का क्षेत्रफल फिर वृत्त जैसा है तो पाई आर स्क्वायर। और फिर पूछता है कि परिमिति तो 2 पाई आर। अर्धगोला का फिर आयतन पूछा है तो 2/3 पाई आर क्यों कर सकते हैं। अब इसी तरीका से आपसे एक क्वेश्चन, आपके माइंड के लिए क्वेश्चन कि आयत का अर्ध परिमिति पूछा है। आयत का अर्ध परिमिति हमने पूछे हैं, आयत का अर्ध परिमिति ज्ञात कीजिए। परिमिति, इसके लिए क्या करिएगा, आयत का परिमिति क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लोग क्या करेंगे, अर्ध कहा है तो बाटा में करते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के बाटा में 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरीके से कुछ माइंड मैपिंग कर भी फॉर्मूले जो होते हैं उसको लर्न किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बनाने के लिए। दोस्तों इस पर अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कंसेप्ट रूप से क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं वो लाया जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल को पहली बार हैं या यूट्यूब परिवार के फैमिली में नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।